नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पांचवा पाठ हरित ऊर्जा की दिशा में इसमें परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र, वहाँ किस तरह से ऊर्जा निर्मित होती है यह हम देखेंगे। जिस तरह से हमने ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित केंद्र देखे, वैसे ही परमाणु ऊर्जा पर आधारित जो विद्युत निर्मित केंद्र होते हैं, ऊर्जा निर्मित केंद्र होते हैं, उसमें भी जनित्र को घुमाया जाता है। सेम वैसे ही केवल जो है ईंधन के रूप में जो ऊष्मीय ऊर्जा निर्माण में कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन इसमें जो है परमाणु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम या प्लूटोनियम। ये दो परमाणुओं में से एक परमाणु लिया जाता है। परमाणु जो है प्रचंड ऊर्जा का भंडार होता है। इस परमाणु का विखंडन कराया जाता है। परमाणु का विखंडन कराने पर जो है ऊर्जा निर्मित होती है प्रचंड मात्रा में। ये जो ऊर्जा निर्मित होती है, इस ऊर्जा से पानी को गर्म किया जाता है। सेम पानी की वाष्प बनाई जाती है। पानी की वाष्प से जनित्र घुमाए जाते हैं और फिर सेम वैसे ही विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए हम देखते हैं, आकृति द्वारा देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, परमाणु विद्युत केंद्र की रचना दिखाई है, अणु विद्युत केंद्र की रचना। इसमें क्या होता है, ये ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु विखंडन के लिए। परमाणु भट्टी में इस ईंधन का विखंडन कराया जाता है। इसके बाद इससे जो ऊर्जा निर्मित होती है, उससे पानी की वाष्प बनाई जाती है। यहाँ पर पानी से वाष्प की निर्मित के लिए यंत्र रचना होती है। जो ऊष्मा निर्मित होगी, इससे पानी की वाष्प बनती है। पानी की वाष्प से भाप पर चलने वाला टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमने पर जनित्र की कुंडली घूमती है। जनित्र की कुंडली घूमने पर विद्युतीय ऊर्जा की निर्मित होती है। अब यहाँ पर जब भाप से टरबाइन घुमाया जाता है, तो ये भाप जो है वेस्ट ना हो, इसके लिए जो है इस भाप को फिर से पुनः पानी में रूपांतरण कर लिया जाता है। भाप का रूपांतरण पुनः पानी में करने के लिए यह यंत्र रचना होती है। और फिर जब पानी में रूपांतरण हो जाता है, तो फिर से बॉयलर में इसका जो है भाप बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तरह से ये परमाणु विद्युत केंद्र में जो है विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर नीचे देखिए, परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण लिखा है। मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा का रूपांतरण कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर जो यूरेनियम या प्लूटोनियम लिया जाता है, इसमें परमाणु ऊर्जा होती है। तो परमाणु की ऊर्जा का काय में रूपांतरण होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। ऊष्मीय ऊर्जा से क्या निर्मित की जाती है, पानी की भाप। तो वाष्प की गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। वाष्प की गतिज ऊर्जा से टरबाइन की गतिज ऊर्जा निर्मित की जाती है। टरबाइन की गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह से होता है, ये दिखाया है। इसको बच्चों आपको दोनों को याद करना है। आपको ये बॉक्स की रचना दी जा सकती है परीक्षा में, बीच में बॉक्स खाली दिए जा सकते हैं, उनको आपको भर के निकालना है। इसलिए आपको दोनों ही आकृतियां याद करनी है। यहाँ पर देखिए बच्चों, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया। केंद्रकीय विखंडन मतलब परमाणु का नाभिक जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो ही जो है प्रचंड ऊर्जा का भंडार होता है। इस परमाणु के नाभिक का ही विखंडन कराया जाता है, केंद्रक का विखंडन कराया जाता है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आकृति भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, आपको बनाने को भी, तो इसको याद करना है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है परमाणु भट्टी में, यहाँ पर हम देख रहे हैं। यूरेनियम 235, ये यूरेनियम 235, इस परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है। ये न्यूट्रॉन है, एन मतलब न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है। तब उसका रूपांतरण यूरेनियम 236 में हो जाता है। यूरेनियम 236 ये
यूरेनियम का समस्थानिक होता है, इसमें हो जाता है। यूरेनियम 236 जो है बहुत अस्थिर होता है, इसके कारण उसका बेरियम और क्रिप्टॉन में रूपांतरण हो जाता है। यहाँ देखिए ये बेरियम और ये है क्रिप्टॉन, ग्रीन दिख रहा है, ये बेरियम और क्रिप्टॉन। और 3 न्यूट्रॉन, 1 2 3, यहाँ 3 न्यूट्रॉन जो है निर्मित होते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब इस अभिक्रिया में निर्मित हुए 3 जो न्यूट्रॉन तैयार हुए हैं, ये 3 न्यूट्रॉन इसी प्रकार से 3 अगले यूरेनियम के दूसरे नए यूरेनियम 235 के परमाणुओं का विखंडन करते हैं और फिर सेम जैसे ये प्रक्रिया हुई वैसे ही पहले जो है यूरेनियम 236 के परमाणु निर्मित होंगे, फिर इनका बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होगा। बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन मतलब कितने हो गए? पहले 3 न्यूट्रॉन बने, इन 3 न्यूट्रॉन का अगले 3 यूरेनियम के परमाणुओं पर प्रहार होता है और उनके नाभिक का विखंडन होकर 3, 3 और 3 मतलब कितने 9 न्यूट्रॉन निर्मित हो जाते हैं और प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार परमाणु विखंडन की यह श्रृंखला, एक बार जो श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाती है तो ये श्रृंखला प्रक्रिया चलती ही रहती है। परमाणु ऊर्जा केंद्र में ये श्रृंखला प्रक्रिया को नियंत्रित पद्धति से किया जाता है। इस पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। अगर इस अभिक्रिया पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका रूपांतरण जो है परमाणु बम में हो जाता है, इतनी प्रचंड ऊर्जा निर्मित होती है। तो निर्माण होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से इसमें जो ऊर्जा निर्मित हो रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस ऊर्जा का उपयोग करके जो है विद्युत की निर्मित की जाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा दिखाई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये परमाणु भट्टी है। परमाणु भट्टी में परमाणु का विखंडन कराया जाता है। परमाणु का विखंडन करके जो ऊर्जा निर्मित होती है, उस ऊर्जा निर्मित करके जो है ऊर्जा निर्मिति से यहाँ पर पानी के वाष्प बनाई जाती है। पानी की वाष्प से यहाँ पर ये टरबाइन घुमाए जाते हैं। टरबाइन घुमाकर ये जनित्र की कुंडली घूमती है और जनित्र की कुंडली घूमकर विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये जो पानी की वाष्प है ये वेस्ट न हो, इसके लिए जो है इस पानी की वाष्प को फिर से यहाँ पर कूलिंग टावर होता है, इसमें से पानी घूमता रहता है। इस कूलिंग टावर के कारण पानी की वाष्प ठंडी हो जाती है। ठंडी हुई पानी की वाष्प को फिर से जो है पानी में रूपांतरण करके पंप की सहायता से फिर से बॉयलर में भेज दिया जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है और यहाँ नियंत्रक नलिकाएं लगी हुई हैं कि ये विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित पद्धति से कराने के लिए जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये नियंत्रक नलिकाएं क्या काम करती है? जो न्यूट्रॉन जो अधिक मात्रा में निर्मित होते हैं, अगर ये न्यूट्रॉन को छोड़ दिया गया तो जो है बहुत बड़ी परमाणु दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए इन न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर नियंत्रक नलिकाएं लगाई जाती हैं कि ये छड़ें जो है क्या काम करती हैं? न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं और अधिक न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेने पर अभिक्रिया कराने के लिए कुछ ही न्यूट्रॉन जो है शेष बचते हैं और नियंत्रित रूप से ये अभिक्रिया चलती रहती है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया चलती रहती है। परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले जैसे खनिज ईंधन का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें वायु प्रदूषण की जैसी कोई समस्याएं निर्मित नहीं होती। इसके अलावा परमाणु ईंधन उपलब्ध हो तो परमाणु ऊर्जा निर्मित यह एक बहुत अच्छा ऊर्जा स्रोत हो सकता है, लेकिन परमाणु विद्युत ऊर्जा निर्माण करने में कुछ समस्याएं निर्मित होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी 2 समस्याएं होती हैं? पहली समस्या है परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में परमाणविक ईंधन के परमाणु विखंडन के पश्चात जो तैयार होने वाला हानिकारक पदार्थ तैयार होते हैं,
ये हानिकारक पदार्थों से भी परमाणविक किरणें निकलती रहती हैं और ये परमाणविक कचरे का निष्कासन कैसे किया जाए, ये वैज्ञानिकों के सामने जो है एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में अगर दुर्घटना घटित हो गई तो दुर्घटना घटित होने पर उससे बाहर निकलने वाली जो परमाणविक विकिरणें होती हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर उससे जीवित हानि हो सकती है। इस तरह से दो समस्याएं, बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। जब तक दुर्घटना ना हो तब तक ठीक है, लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती है तो उससे परमाणविक विकिरणें निकलती हैं और ये इतनी घातक होती हैं, अगर त्वचा पर जरा सी भी पड़ जाती हैं तो ये कोशिकाओं को तक नष्ट कर डालती हैं। इसके बाद बच्चों अगला हमारा टॉपिक आता है प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र। इसमें प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्माण होने वाली जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, उच्च तापमान और दाब की जो वायु होती है इसमें, उसके कारण जो है टरबाइन घुमाए जाते हैं। जो प्राकृतिक गैस के ज्वलन से जो उच्च तापमान और दाब की वायु निर्मित होती है उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं। उसका उपयोग टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैसीय ऊर्जा पर आधारित ये विद्युत केंद्र की यहाँ रचना दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए उच्च दाब की हवा के लिए कंप्रेसर, मतलब उच्च दाब की हवा के लिए जो है यहाँ कंप्रेसर लगाया जाता है। और फिर ये ज्वलन कक्ष है। ज्वलन कक्ष में यहाँ पर प्राकृतिक वायु जो है भेजी जाती है। ऑक्सीजन जरूरी होती है। प्राकृतिक वायु मतलब नैसर्गिक वायु मतलब प्राकृतिक वायु। तो इससे ऑक्सीजन से इसका ज्वलन होता है और ज्वलन होने पर यहाँ पर उससे जो उच्च दाब वाली गैस कंप्रेसर से भेजी जा रही है उससे वायु पर चलने वाला टरबाइन जो है चलाया जाता है। टरबाइन से जनित्र की कुंडली घूमती है और जनित्र की कुंडली घूमकर विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से ये विद्युत केंद्र की रचना होती है। यहाँ पर विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण इस तरह से होता है। इसको भी आपको याद करना है बच्चों। प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र में मुख्यतः 3 भाग एकत्रित हैं। कंप्रेसर की सहायता से ज्वलन कक्ष में उच्च दाब की हवा प्रवाहित की जाती है। वहाँ प्राकृतिक गैस और हवा एकत्रित होकर, यहाँ पर प्राकृतिक गैस और हवा एकत्रित होकर ज्वलन किया जाता है। इस कक्ष से आने वाली उच्च दाब और तापमान की जो वायु होती है वो टरबाइन के पातों को घुमाती है। टरबाइन से जुड़े हुए जनित्र के घूमने से विद्युतीय ऊर्जा निर्मित होती है। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में क्रमशः होने वाले ऊर्जा रूपांतरण को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस की रासायनिक ऊर्जा, प्राकृतिक गैस में कौन सी ऊर्जा रहती है? रासायनिक ऊर्जा। फिर प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्मित हुई गतिज ऊर्जा, इससे टरबाइन घूमेगा इसलिए टरबाइन की गतिज ऊर्जा, और टरबाइन की गतिज ऊर्जा से जनित्र की कुंडली घूमती है तो जनित्र की ऊर्जा और फिर विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। जनित्र से ही विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण दिखाया है कि कौन सी ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा दिखाई हुई है। ये चित्र में जो है सेम चित्र दिया जा सकता है और इसके अंदर जो है ये नामांकन करने को आपको दिया जाता है। 1 साल पहले ये आया हुआ है चित्र, इसका नामांकन करने के लिए, और इस पर आधारित कुछ नीचे आकृति दी जाती है और नीचे 2-3 प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर कोयले पर चलने वाले विद्युत निर्मित केंद्र की अपेक्षा प्राकृतिक गैस पर चलने वाला विद्युत निर्मित केंद्र की कार्य क्षमता जो होती है अधिक होती है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस में कोई सल्फर नहीं होती है, इससे इसके ज्वलन से कोई प्रदूषण निर्मित नहीं होता है। यहाँ पर ईंधन
प्राकृतिक गैस है, इसको जलाया जाता है, ज्वलन कक्ष में आते हैं। यहाँ पर कंप्रेसर से हवा तेजी से भेजी जाती है और प्राकृतिक गैस भी जो है यहाँ भेजी जाती है, जिससे ज्वलन होता है। ज्वलन से जो उच्च दाब वाली गैस होती है, इससे टरबाइन घुमाए जाते हैं और टरबाइन घूमने के बाद जनित्र की कुंडली, टरबाइन से जनित्र की कुंडली जुड़ी रहती है और उससे तेजी से जनित्र की कुंडली घूमकर विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है और जो बची हुई गैस होती है वो बाहर जो है डाल दी जाती है। इसके बाद बच्चों आपको मैं बता रही हूँ कि ये पार्ट जो है, इस पार्ट में आपका कौन कौन सा पोर्शन कट हुआ है, इसको मैंने इस तरह से क्रॉस करके दिखाया है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि ये पोर्शन आपको उतना नहीं पढ़ना है और मैंने भी स्किप कर दिया है पढ़ाने के लिए भी। 47 पेज पर यहाँ पर ये 2 है, ये नहीं आएगा, इस पेज पर सब आएगा। इस पेज पर 49 पेज पर देखिए नीचे का ये पैराग्राफ पूरा कट है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर ये बॉक्स के जो प्रश्न आते थे वो अभी नहीं आने वाले हैं। इसी तरह से ये 2 चीज कट हो गई है। यहाँ पर 52 पेज पर नीचे वाला जो बॉक्स है ये कट हुआ है। इसके बाद 53 पेज पर सबसे ज़्यादा कट हुआ है, ये पूरा भाग नहीं आने वाला है। फिर हमको डायरेक्ट जो है जल विद्युत ऊर्जा, ये टॉपिक हम चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर ये नहीं आने वाला है, मतलब ये चित्र के आधारित ही ये प्रश्न थे, तो ये भी दोनों कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये नहीं आएगा कि आप जानते हैं, फिर जानकारी प्राप्त कीजिए, ये नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर केवल खोज कीजिए, इतना कट है। इसके बाद क्या आप जानते हैं, इतना कट है। इस तरह से इतना पोर्शन आपका कट है। इसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक होता है जल विद्युत ऊर्जा। ये जल विद्युत ऊर्जा बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा अथवा संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा, ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अगर बहता हुआ पानी जो होता है या बांधों में जो संचित पानी करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है ऊंचाई पर, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। जल विद्युत निर्मिती केंद्र में जलाशयों में संचित किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है। बहता हुआ गतिशील पानी पाइप द्वारा बांधों की तली के पास जो टरबाइन लगे होते हैं, उनकी सहायता से गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाए जाते हैं। टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर घूमने से विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए जल विद्युत केंद्र के विविध चरण दिए हुए हैं कि जो बांधों में संचित पानी होता है ऊंचाइयों पर, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। स्थितिज ऊर्जा युक्त पानी का भंडार है बांधों में। अब बांधों से पाइपों द्वारा ऊपर से पानी गिराया जाता है, काय पर, पंखों पर, टरबाइन पर घुमाया जाता है। तो टरबाइन पर गिराने पर ये टरबाइन तेजी से घूमेंगे, तो पानी द्वारा चलने वाले टरबाइन, जितनी तेजी से टरबाइन की कुंडली घूमेगी उतनी ही जनित्र की कुंडली घूमती है। जितनी तेजी से टरबाइन घूमेंगे उतनी ही तेजी से जनित्र घूमेंगे और जनित्र घूमकर विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से हुआ। अब जो है कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण होता है जल विद्युत केंद्र में, तो यहाँ पर देखिए पानी की स्थितिज ऊर्जा होती है, बांधों में जो पानी संचित रहेगा उसका रूपांतरण बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा में होता है। फिर टरबाइन की गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है और उससे विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से जो है जल विद्युत केंद्रों में विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। अब जो जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता है, इसलिए जो है ईंधन के ज्वलन से जो प्रदूषण की समस्या निर्मित होती है वो तो इसमें होती नहीं है, इससे प्रदूषण निर्मित नहीं होता है।
और लेकिन जो है बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बांधों में पानी संचित करके रखा जाता है और बांध बनाने के लिए जो है बहुत बड़ी जगह खाली करवाई जाती है। वहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जाता है। तो और पूरी सजीव सृष्टि, मतलब वहाँ रहने वाली जो सजीव सृष्टि होगी उनके जीवन पर विपरीत परिणाम इससे होता है। इस वजह से जो है जल विद्युत केंद्र जो है ये पर्यावरण स्नेही है या नहीं है, ये हमेशा विवाद का विषय रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताएंगे। अब जो है आप सोचिए कि जल विद्युत केंद्र वास्तव में, क्योंकि कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, लेकिन बांध बनाने के लिए जो इतनी बड़ी जगह खाली कराई जाती है, वहाँ की सजीव सृष्टि विस्थापित हो रही है, उन पर, उनके जीवन पर विपरीत परिणाम पड़ता है। अब जल विद्युत निर्मित से होने वाले कुछ लाभ है, ये प्रश्न पूछा जाता है जो आपको परीक्षा में कि कौन कौन से लाभ है। कि जल विद्युत केंद्र में जो है कोई ईंधन का ज्वलन नहीं होता है, इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रदूषण की समस्या निर्मित नहीं होती है, वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। फिर जलाशयों में पर्याप्त पानी संचित करके रखा जाता है, तो पानी संचित करके रखने से जो है जब आवश्यक हो विद्युत निर्मित की, तब विद्युत निर्मित आसानी से की जा सकती है। विद्युत निर्मित करने के लिए बांध के पानी का उपयोग होने के बाद जो है बारिश आती है, तो वर्षा के पानी से फिर से वो बांध जो है भर जाते हैं, जिससे विद्युत निर्मित जो है अखंडित बनी रहती है, मतलब सतत विद्युत की निर्मित की जा सकती है। अब जल विद्युत निर्मित के समक्ष कुछ प्रश्न है कि बांध में संचित किए गए जो पानी के कारण बांध के पीछे की बहुत बड़ी जमीन जो है पानी के नीचे आ जाती है, वहाँ के पूरे गांव विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित होने वाले लोगों का पुनर्वसन करना जो है एक बहुत बड़ी समस्या होती है। बड़े पैमाने पर जो उपजाऊ जमीन होती है वो भी पूरे जंगल के जंगल पानी में चले जाते हैं। फिर बहते हुए पानी का प्रवाह रोकने के लिए पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर भी जो है विपरीत परिणाम इससे होता है। तो ये दो प्रश्न भी जो है इसमें आते हैं। आपने कोयना जलाशय देखा होगा, आपके चित्र में, आपके किताब में कोयना जलाशय का चित्र दिया होगा, आप लोग हो सकता है गए भी होंगे देखने के लिए। इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज उतना ही, धन्यवाद।